नमस्कार दोस्तों। मैं चौहान सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं झारखंड से रिलेटेड टॉपिक है। हम झारखंड में कई टॉपिक आपको दे चुके हैं, कुछ मेंस के, कुछ पीटी के। यह टॉपिक जेपीएससी के लिए या जेएसएससी के एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यह है गुप्ता काल के समय झारखंड, यानी गुप्त काल, जो गुप्ता डायनेस्टी आया हुआ था उस समय झारखंड की स्थिति क्या थी और गुप्ता काल का प्रभाव झारखंड पे क्या पड़ा, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप बोर्ड पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें गुप्त काल की बात, तो मौर्य काल के बाद जो पूरा भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, ये पॉलिटिकल सिस्टम छोटे छोटे भागों में टूट गया था, क्योंकि मौर्य काल के बाद कोई एक मजबूत शासक नहीं हो पाया भारत में जो पूरे भारत को एक केंद्र के रूप में स्थापित रख सके और बाहरी आक्रमण से बचा सके। तो इसमें देखने को मिलता है कि जब पुष्यमित्र शुंग हो, वाकाटक वंश हो या कोई भी वंश हो, इस समय बाहरी आक्रमण बहुत ज्यादा हुआ। जैसे आप देख सकते हैं कुछ यूनान के आक्रमण आपको देखने को मिलेंगे, कुछ चीन के शासकों का आक्रमण आपको देखने को मिलता है भारत पे इस दौरान। तो कई आक्रमण होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब कुषाण का शासन चलते रहता है, कनिष्क का, जब कुषाण वंश अपने अंतिम दौर में होता है, उस समय भारत में चौथी शताब्दी के आसपास एक बड़ा साम्राज्य फिर से बनना शुरू होता है। वो होता है गुप्ता काल। गुप्ता काल में कई शासकों ने शासन किया। श्री गुप्त मान्यताओं के अनुसार इसके प्रथम शासक हैं जिन्होंने गुप्त शासन का नींव डाला। अब क्या होता है, गुप्त शासन के नींव डालने के बाद जो शासक आते जाते इसकी स्थिति को मजबूत करते जाते हैं। इन्हीं में एक समुद्रगुप्त का नाम मिलता है, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम मिलता है, स्कंदगुप्त का नाम मिलता है। कई शासक यहाँ पे मिलते हैं जिन्होंने स्थिति को मजबूत किया। और भारत में सबसे अधिक सोने का सिक्का अगर जारी हुआ है तो गुप्त काल में हुआ, इसलिए हम इसे भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। यानी भारत जब सोने की चिड़िया की बात की जाती है, इसी समय था। तो जब भारत सोने की चिड़िया थी तो झारखंड क्या था, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे झारखंड क्षेत्र गुप्त काल के में गुप्त वंश में शामिल था। जो झारखंड का क्षेत्र आपको दिखता है, ये क्षेत्र पे हम अगर बात कर ले झारखंड का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये गुप्ता समय में क्या था, गुप्त काल के अंतर्गत आता था। पूरा क्षेत्र पे गुप्त काल का अधिपति था। अब बात करना आगे, जब क्षेत्र पूरा इसमें आ रहा था, गुप्त वंश के दो राजा समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त का प्रभाव इस क्षेत्र में मजबूत था। दो शासक की चर्चा हम विस्तृत रूप से करने वाले हैं। एक शासक है समुद्रगुप्त और दूसरा है चंद्रगुप्त। इस पे हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। देखिएगा, समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। ये सिकंदर की तरह पूरे दुनिया को जीतना चाहता था। ये चाहता था कि पूरे दुनिया को हम जीतने निकले, लेकिन इसके कुछ अच्छे खासे दोस्त थे जो समझदार थे। उन्होंने इन्हें समझाया कि भाई अभी का जो समय है ना, ये समय सिकंदर के जैसा नहीं है, उस समय जैसा कि आप पूरे दुनिया को विजित कर लो। आप क्या करो, जो आपके आसपास के क्षेत्र है, एक अखंड भारत का निर्माण करो। बहुत अच्छा सुझाव उसे लगा। उसने सुझाव के तहत अखंड भारत का निर्माण के लिए निकला। इस अखंड भारत के निर्माण में वह झारखंड से भी गुजरा और झारखंड यानी अटाविक प्रदेश बोला जाता था, उसे भी अपने कब्जे में लिया, यानी गुप्त साम्राज्य में उसको मिलाया। तो अगर हम देखने को मिला तो इसीलिए से स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया, क्योंकि इसने क्या किया, समझ लीजिएगा। पहला चीज, अगर ये भारत है तो इसने जो अभियान का अपना शुरुआत किया, इस अभियान को इसने दो भागों में बांटा जाता है। एक अभियान हम बोलते हैं आर्यावर्त का अभियान और एक अभियान बोलते हैं दक्षिण का अभियान। इसने आर्यावर्त के अभियान में 12 राजाओं को हराया और दक्षिण के अभियान में भी 12, 24 राजाओं को यह हराया है। आर्यावर्त में इसका अभियान दो प्रकार से चला। पहला अभियान जो आर्यावर्त में चला, इसको हम बोलते हैं प्रथम आर्यावर्त अभियान और दूसरे को बोलते हैं द्वितीय आर्यावर्त अभियान। तो यह अभियान इसका चला। इसने पूरे भारत को अपने एक अखंड भारत का निर्माण किया, अपने कौशलता से, अपने बुद्धि से और अपने बाहुबल से। इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी भारत का महान विजेता कहा जाता है। अब
ये जिस क्षेत्र में, झारखंड जो क्षेत्र में पड़ता था, उस वहां भी इसकी सेना पहुंची है और उससे भी आटविक क्षेत्र को अपना सेवक बनाया इसने। झारखंड में जो इसका अभियान चला है वो द्वितीय आर्यावर्त अभियान के समय झारखंड में इसका अभियान चला, क्योंकि प्रथम में मात्र 3 शासकों को हराकर यह दक्षिण भारत की ओर निकल गया था समुद्रगुप्त। जब दोबारा आर्यावर्त की ओर मूव किया तब झारखंड में ये मूव किया। इतना याद रखिएगा, द्वितीय आर्यावर्त अभियान के समय ये आटविक प्रदेश यानी झारखंड में आया था। अब इसका जिक्र कहां मिलता, कैसे हम बात करें, हम कैसे यकीन करें कि झारखंड यानी आटविक प्रदेश समुद्रगुप्त के समय या गुप्त काल के समय इसमें शामिल था? तो उसके लिए एक इलाहाबाद अभिलेख की बात करते हैं, प्रयागप्रस्थी लेख की हम बात करते हैं। प्रयागप्रस्थी वह लेख है जो क्लियर करता है कि झारखंड यानी आटविक प्रदेश उसमें शामिल था। इसे बनाने वाले व्यक्ति का नाम है हरिसेन। इसमें समुद्रगुप्त द्वारा विजित प्रदेशों का वर्णन है, यानी समुद्रगुप्त ने जो 24 प्रदेशों को जीता है, इसका वर्णन हमें कहां मिलता है? इलाहाबाद अभिलेख से प्राप्त होता है। इस इलाहाबाद अभिलेख में जिसे आटविक क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया, यानी जो हमारा झारखंड है उसमें इसको आटविक बोलते थे। आटविक क्षेत्र का भी उल्लेख कहां पे किया गया है? प्रयागप्रस्थी यानी इलाहाबाद अभिलेख में किया गया। तो यहां से एक चीज याद रखिएगा, आटविक क्षेत्र का उल्लेख गुप्त काल में कहां पे मिलता है? तो झारखंड गुप्त काल के अंदर गुप्त साम्राज्य के अधीन था, जिसको प्रमाणित करने के लिए इलाहाबाद अभिलेख काफी है। समुद्रगुप्त के समय झारखंड क्षेत्र गुप्ता वंश के अंतर्गत आता था। प्रयागप्रस्थी में झारखंड के लिए मुरुंड यानी मुरंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना है इस बात को, मुरंड शब्द यानी मुरुंड, यानी प्रयागप्रस्थी में इस क्षेत्र को जो हम आटविक प्रदेश बात कर रहे हैं, क्या बोला गया? मुरुंड यानी मुरंड नाम से प्रयोग किया गया है। समुद्रगुप्त के समकालीन शासक झारखंड में मदन राय, प्रताप राय और कदारिया थे, यानी 3 शासक हम देख रहे हैं। जब समुद्रगुप्त पूरे भारत में शासन कर रहा था तो झारखंड में 3 शासक हमें दिख रहे हैं, मदन राय, प्रताप राय और कदारिया। ये किसके समकालीन है? तो समुद्रगुप्त के समकालीन झारखंड में थे ये शासक। आगे देखिएगा, वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी काफी बाद में इसके, और यात्रा वृत्तांत जो उन्होंने लिखा उसमें बहुत कुछ लिखा है कि समुद्रगुप्त के बाद शशांक पूरे झारखंड पर अपना आधिपत्य जमा लेता। तो इन्होंने ये बोला है कि शशांक नामक एक शासक था जिसने समुद्रगुप्त के बाद पूरे झारखंड को अपने कंट्रोल में ले लिया और नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ये बात बताया गया वेनसांग के द्वारा। आगे देखिएगा, हम इस पे आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा और। चंद्रगुप्त टू के समय देख लेते हैं कि क्या कहानी है इस जगह की। चंद्रगुप्त टू एक महान शासक हुआ इस काल का। चीनी यात्री फाहान चंद्रगुप्त टू के समय आया था। चीन से यात्रा करते हुए फाहियान जो व्यक्ति है चंद्रगुप्त टू के समय भारत आया था, यानी विक्रमादित्य के समय भारत आया था। फाहान ने झारखंड को कुकुटलाड नाम दिया, देख लीजिएगा। यानी चीनी व्यक्ति जो उसने अपना पुस्तक लिखा, अपने स्मरण में लिखा है, उसमें उसने झारखंड के बारे में लिखा है कि झारखंड का नाम क्या है? कुकुटलाड। झारखंड का नाम क्या? कुकुटलाड। तो इसको याद रखना है कि कुकुटलाड शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो फाहियान ने किया। फाहियान चीनी यात्री था। किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त 2 के समय भारत आया था। और एक चीज और याद रखिएगा, जो मुंडा शब्द आप देखते हैं, जो पाहन शब्द देखते हैं, जो महतो शब्द देखते हैं, जो भंडारी शब्द देखते हैं, इन सब की शुरुआत गुप्ता काल से हो गई थी। झारखंड में आपको देखने को मिलता है मुंडा, महतो, पाहन, भंडारी। इन सभी शब्दों की शुरुआत कब हुई है? सभी शब्दों की शुरुआत चंद्रगुप्त 2 के समय यानी गुप्ता काल के समय से ही हो चुकी थी। अब देखिएगा, गुप्ता कालीन पुरातात्विक अवशेष अगर ये झारखंड में थे सच में, और झारखंड में इनका शासन चला है, तो अवशेष तो प्राप्त होने चाहिए। तो देखिएगा, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, हम 3 की बात कर लेते हैं। तो हजारीबाग से जो महुदी पहाड़ है से 4 गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुए। मैं आपको बता देता हूं, गुप्त काल में लोग भागवत का काफी, यानी भगवान विष्णु के प्रचंड भक्त थे, शिव भक्त थे। इस काल में मंदिरों को काफी निर्माण हुआ, काफी शैली में मंदिर बनाए गए। तो इसी में हम देख रहे हैं कि हजारीबाग में 4 गुप्तकालीन मंदिर बने हैं जो पहाड़ को काट कर बनाया गया। एक पहाड़ है, उस पहाड़ को काट करके क्या बनाया गया? मंदिर बना दिया गया। तो कितने मंदिर बने हैं? 4 मंदिर। कहां पे? तो हजारीबाग को आपको याद रखना है कि हजारीबाग में कितने मंदिर बने गुप्तकालीन? 4।
चलिए अब देखते हैं कोडरमा को। अगर कोडरमा की बात की जाए तो कोडरमा में है एक सतगांव। कोडरमा में क्या है? सतगांव। अनेक गुप्तकालीन मंदिर है यहाँ पे, देख लीजिएगा। गुप्त काल अपने आप में मंदिरों के लिए फेमस है और भारत में सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। और इसमें क्या बना है? मंदिर बना है। रांची पिठोरिया, रांची के पिठोरिया में पहाड़ पर स्थित कुआं है। पहाड़ के ऊपर जो कुआं मिला है वो गुप्तकालीन समय का है। तो चंद्रगुप्त प्रथम निर्मित शिव मंदिर के अवशेष पलामू से प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो मंदिर बनाया है वो पलामू से उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सारी चीजें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप लिख लें और इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका काम आने वाला है। आगे देखिएगा, गुप्ता काल के बाद झारखंड पे अगर हम चर्चा करें तो बड़ा सिंपल सी चर्चा एक होगी। देखिएगा, हमने पहले बात किया कि शशांक को आप देख रहे हैं, वेनसांग ने बोला था कि समुद्रगुप्त के बाद पूरे झारखंड पे किसने कब्जा कर लिया था? तो पूरे बंगाल पे बोला जाए तो कब्जा कर लिया था। ये देखिएगा, ये मैप है भारत का। इस मैप में आप देखिएगा, ये जो एरिया हमने दिखाया है ये एरिया है आपका बंगाल। इस बंगाल को हम दिखा रहे हैं। इस बंगाल का शासक बना कौन? शशांक। इस बंगाल में देखिएगा आज का बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये सब शामिल थे। इन सब पे किसका कब्जा था? शशांक का। और शशांक जो था गौड़ का एक शासक था, शक्तिशाली शासक था। संपूर्ण झारखंड पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद झारखंड के अंतर्गत उन्होंने दो काम किया। संथाल परगना का बड़ा बाजार, संथाल परगना का बड़ा बाजार को उसने एक राजधानी बनाया और दुलमी को राजधानी बनाया। अब देखिएगा, दुलमी को उसने राजधानी बनाया शशांक ने। ये बातें तो क्लियर है, लेकिन किसने बताया है? हेविट ने बताया है। और साथ ही संथाल परगना को, उसके बड़ा बाजार को जिसने राजधानी बनाया, ये बातें कौन करता है? तो कनिंघम करता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। प्राचीन काल में शशांक प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में बनाया। ये वीवीआई टर्म है, यानी पूरे प्राचीन काल में ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपनी राजधानी झारखंड में बनाया? तो कौन है? शशांक। और शशांक की झारखंड में दो राजधानियां थी, संथाल परगना का बड़ा बाजार और साथ में दुलमी। और कनिंघम ने बताया और हैविट ने बताया। ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं, चीजों को किस प्रकार से पूरे बंगाल में, यानी बंगाल में ही हमें क्या देखने को मिलेगा? इस प्लेस पे झारखंड मिलेगा, यानी अटावी क्षेत्र मिलेगा, जिसे वेनसांग ने कुकुटलाड कहा है। और उसी ने बताया है कि पूरे इस पे वेनसांग ने कब्जा कर लिया। वेनसांग जो था हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था और प्रबल समर्थक होने के कारण इसने कुछ ऐसे काम किए, आगे मिलेगा, देखिएगा थोड़ा सा। बौद्ध धर्म को लेकर के, बौद्ध धर्म को नष्ट करने का काम किया, बौद्ध धर्म के सारे केंद्रों को नष्ट किया। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, यानी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शैव धर्म को मानता था। और इसने प्रसिद्ध शिव मंदिर जो बेनू सागर में है इसे बनाया है। बेनू सागर में प्रसिद्ध शिव मंदिर को इसने बनाया। तो बेनू सागर में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है देखा जाए तो बनाया है, ये है आपका पश्चिम सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम। अब यहां से बेनू सागर आपको मिल गया, पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम में शशांक ने क्या बनाया है? प्रसिद्ध शिव मंदिर बनाया है। बेनू सागर का प्रसिद्ध शिव मंदिर कोचांग में सिंहभूम एवं मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर स्थित है। देख लीजिएगा, कोचांग एक प्लेस है और कोचांग में सिंहभूम एवं मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर स्थित है। वेनसांग के अनुसार, किसके अनुसार? वेनसांग के अनुसार शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु था, मतलब बौद्ध धर्म के प्रति उसके विचार उदार नहीं थे। उसने बौद्ध धर्म को क्या किया? केंद्रों को नष्ट किया है। देखिएगा, दुलमी, तेलकुपी, पाकबीरा आदि स्थानों पर शिव मंदिर का निर्माण कराया। हमने पुराने वीडियो में दुलमी, तेलकुपी और पाकबीरा पे विस्तृत चर्चा की है। जब धनबाद में हम पढ़ाई कर रहे थे धनबाद के बारे में तो चर्चा किया था। यहाँ पे मंदिर का निर्माण किसने करवाया? शशांक ने करवाया। आगे देखिएगा, थोड़ी सी हम बात कर ले। अब जब गुप्ता काल का अंत होता है तो भारत में एक बड़ा काल दिखता है हमें, हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन के समय झारखंड की स्थिति अगर हम देखें तो मैप में आपको पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि ये हमारा झारखंड, जो आज का झारखंड है, यहां पे वर्धन वंश
का कब्जा आया था, इस पूरे झारखंड में वर्धन वंश का कब्जा आया। और वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अगर कोई था तो वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का कांकजोल राजमहल क्षेत्र हर्षवर्धन के साम्राज्य में शामिल था, कांकजोल। अब मैं हमने यहाँ पे रेड करके रखा मैप में, यही है आपका कांकजोल क्षेत्र। ये किस में शामिल था? तो ये हर्षवर्धन के वर्धन वंश में क्षेत्र शामिल था। कांकजोल में ही हर्षवर्धन एवं वेनसांग की मुलाकात हुई थी। जिस वेनसांग ने कुकुटलाड शब्द का प्रयोग किया है वह वेनसांग भारत आया था। और भारत में वो किस जगह पे आया था? तो भारत में वो राजमहल क्षेत्र में वो आया था, जहां पे उसकी मुलाकात हर्षवर्धन से हुई है। यानी वेनसांग की मुलाकात झारखंड के, ध्यान दीजिएगा, वेनसांग की मुलाकात हर्षवर्धन से झारखंड के कांकजोल में हुई है। कांकजोल कहां पे है? राजमहल क्षेत्र में है। आप मैप में इसको देख सकते हैं, यहां पे कांकजोल है। ये बड़ा प्रश्न आने के चांसेस होते हैं। और वेनसांग ने पूरे झारखंड को कुकुटलाड शब्द का प्रयोग किया। देखिएगा, तो इस प्रकार से जो हम देख रहे थे इसमें सारी चीजों को, कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कोई खास चीजें है नहीं यहाँ पे ज्यादा कि आप इसको रटो। सिंपल सा चीज है कि चीजों को समझो। कि गुप्ता काल आया तो गुप्ता काल में हम भारत के, प्राचीन भारत से और झारखंड में तुलना कर लेंगे। समुद्रगुप्त मिल रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय मिल रहे हैं, ये दो राजा मिल रहे हैं। साथ में एक शशांक हमें देखने को मिल रहे हैं, और एक हर्षवर्धन काल में, वर्धन काल में हर्षवर्धन देखने को मिल रहे हैं। और उसी में जो विदेशी यात्री आए हैं उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया है, अगर वो शब्द आपको याद हो जाते हैं तो आपका गुप्त काल का झारखंड आपका कंप्लीट है। और आगे हम बात करेंगे, इसके बाद मध्यकालीन भारत पे आएंगे, और मध्यकालीन भारत पे विस्तृत चर्चा होगी। और तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिए, या जो करना है इसके साथ याद कर लीजिए। और इसका भी हम प्रश्न को आपको देंगे, उस प्रश्न को बना लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।